आज की इस डीप डाइव चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है। आज ना हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मतलब हम सबके जीवन की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हाँ, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल। अम, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि हम सब एक अदृश्य डोर से बंधी हुई कठपुतलियों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। कठपुतलियाँ, मतलब किस तरह से? मतलब ऐसे कि कोई अनजान व्यक्ति आता है, हमारे बारे में एक कड़वा शब्द कहता है या हमारा अपमान करता है और अचानक से हम उसी की धुन पर नाचने लगते हैं। हमारा मूड खराब हो जाता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाँ, और हम अपना सारा मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। सही कहा। ये कितनी अजीब बात है ना कि कोई भी राह चलता इंसान बस एक बटन दबाकर हमारी भावनाओं को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। तुंगे और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, हमारा मिशन ये समझना है कि दुनिया कैसे हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करती है और कैसे हम बिना तुरंत रिएक्ट किए अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकते हैं। मैं कहूँगा कि एक बहुत ही ज़रूरी चर्चा है, क्योंकि इस वीडियो का जो मूल संदेश है ना, वो सिर्फ कोई खोखली प्रेरणा या मोटिवेशन नहीं है। तो फिर क्या है? ये मनोविज्ञान और हमारे रोज़मर्रा के जीवन के बीच का एक बहुत ही व्यवहारिक पुल है। ये समझना कि हम इतनी आसानी से अपनी मानसिक शांति दूसरों के हाथों में क्यों सौंप देते हैं। यही एक शांतिपूर्ण और एक दर्दनाक जीवन के बीच का अंतर तय करता है। बिल्कुल। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि जब हम कठपुतली बन रहे होते हैं ना, तो हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि हमारी डोर किसी और के हाथ में। हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से गुस्सा कर रहे हैं, जबकि असल में हमें उकसाया गया होता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर हम इस जाल में फंसते कैसे हैं? अगर हम मानव स्वभाव को देखें, तो हम अक्सर ये गलती करते हैं कि तुरंत प्रतिक्रिया देने या पलटकर तीखा जवाब देने को हम अपनी ताकत समझ लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम धारणा है। है ना? हम्म, हमारी परवरिश या समाज कुछ इस तरह का होता है, जहाँ ये माना जाता है कि अगर किसी ने ईंट मारी है, तो उसका जवाब पत्थर से तुरंत आना चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर समझेंगे। और यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे आज हमें तोड़ना है। देखिए, जो इंसान जितनी जल्दी भड़कता है ना, उसे मैनिपुलेट करना उतना ही आसान होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया देना ताकत की नहीं, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक कमजोरी की निशानी है। इस वीडियो में ना एक बहुत ही बेहतरीन कहानी दी गई है जो इसे एकदम स्पष्ट करती है। अरे वाह! कौन सी कहानी? एक ऑफिस कर्मचारी का उदाहरण लेते हैं। वो व्यक्ति बेहद मेहनती था, हमेशा समय पर प्रोजेक्ट पूरे करता था और मतलब सालों से उसने ऑफिस में अपनी एक बेहतरीन छवि बनाई हुई थी। हाँ, ऐसे सिंसियर लोग तो हर ऑफिस में होते हैं। बिल्कुल, हर कोई इसका सम्मान करता था। लेकिन एक दिन एक बड़ी टीम मीटिंग चल रही थी और उसके मैनेजर ने सबके सामने उसकी एक ऐसी बात पर आलोचना कर दी जो पूरी तरह से गलत और अनुचित थी। अरे बाप रे! ऐसे पल में तो किसी का भी खून खौल जाएगा। मैं खुद सोच रही हूँ कि मुझे कितना गुस्सा आता। लाजमी है। और उस कर्मचारी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो उस पल में पूरी तरह से फट पड़ा। हम्म, उसने क्या किया? उसने अपनी कुर्सी पीछे धकेली, चिल्लाना शुरू कर दिया, बहुत आक्रामक तरीके से बहस की और खुद को सही साबित करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। उस मीटिंग रूम का पूरा माहौल कुछ ही सेकंड में एकदम तनावपूर्ण हो गया। लेकिन इसका अंतिम परिणाम क्या निकला? मैनेजर तो शायद वहां से अपनी बात कहकर शांति से निकल गया होगा। हाँ, वो तो निकल गया। लेकिन वो कर्मचारी जिसने सालों की मेहनत से एक मेहनती और समझदार इंसान की छवि बनाई थी, वो उस एक पल की वजह से सबकी नजरों में सिर्फ एक भावनात्मक रूप से अस्थिर व्यक्ति बनकर रह गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम्म। मतलब उसकी सालों की प्रोफेशनल साख उस एक तेज प्रतिक्रिया की भेंट चढ़ गई। उसने शायद लॉजिक के आधार पर वो बहस जीत भी ली हो, लेकिन असल में उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी, जो था उसका खुद पर नियंत्रण। ठीक कहा। और जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं, तो सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। यहीं पर एक बहुत ही कारगर 5 सेकंड का नियम सामने आता है। 5 सेकंड का नियम, ये क्या है? ये नियम कहता है कि जब भी कोई हमारा अपमान करे, हम पर झूठा आरोप लगाए या हमें उकसाने की कोशिश करे, तो हमें तुरंत जवाब देने के बजाय बस 5 सेकंड के लिए रुकना है और एक गहरी सांस लेनी है। लेकिन यहां मुझे थोड़ा संदेह है। कैसा संदेह? देखिए, अगर हम किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में बैठे हैं और कोई हम पर कीचड़ उछाल रहा है और हम बस आंखें बंद करके लंबी सांसें लेने लगें, तो क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, या हम सच में दोषी हैं? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। ये 5 सेकंड का नियम कोई जादुई या दार्शनिक तरकीब नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग की न्यूरोलॉजी और बायोलॉजी से है।
अच्छा, बायोलॉजी से कैसे जुड़ा है ये? तो होता क्या है ना, जब कोई हम पर हमला करता है, चाहे वो शब्दों से ही क्यों ना हो, तो हमारा दिमाग ये अंतर नहीं कर पाता कि ये एक शाब्दिक हमला है या कोई खूंखार जानवर हम पर झपट रहा है। मतलब हमारा दिमाग दोनों को एक ही तरह से प्रोसेस करता है। बिल्कुल। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे एमिगडाला कहते हैं, जो हमारा अलार्म सिस्टम है। जैसे ही मैनेजर ने उस कर्मचारी पर झूठा आरोप लगाया, उसके एमिगडाला ने तुरंत खतरे का सिग्नल भेज दिया अरे, और उस सिग्नल से उसके पूरे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन दौड़ गए। इस स्थिति को मनोविज्ञान में एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। तो इसका मतलब उस समय हमारा दिमाग लॉजिक या तर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। बिल्कुल नहीं। उस समय हमारा दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है, खुद को बचाने की स्थिति में। हम्म, सर्वाइवल मोड में हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो तर्क, निर्णय और शांति से सोचने का काम करता है, वो कुछ पलों के लिए पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, तो जब वो कर्मचारी चिल्ला रहा था, तब वो सोच समझ कर नहीं बोल रहा था। वो सिर्फ अपनी जान बचाने वाले उस आधे मोड में था। और यहीं पर वो 5 सेकंड का काम शुरू होता है। जी, जब हम 5 सेकंड के लिए रुकते हैं और गहरी सांस लेते हैं, तो हम असल में अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भरते हैं। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये संदेश देता है कि हम खतरे में नहीं हैं। क्या बात है। ये 5 सेकंड का ब्रेक उस एमिगडाला हाईजैक को तोड़ देता है और हमारे दिमाग को सर्वाइवल मोड से निकालकर वापस ग्रोथ मोड या हमारे तार्किक हिस्से में लाता है। ये तो बहुत ही शानदार तकनीकी स्पष्टीकरण है। मतलब हम उस 5 सेकंड में अपनी कटी हुई डोर वापस अपने हाथ में ले रहे होते हैं। बिल्कुल, एकदम सही कहा। हम अपने अंदर उठ रहे उस रासायनिक तूफान को शांत होने का समय दे रहे होते हैं, ताकि हम तय कर सकें कि हमें आगे क्या करना है। और अगर हम वो 5 सेकंड का अंतराल नहीं ले पाते, तो फिर जो होता है वो और भी ज्यादा पीड़ादायक होता है। हाँ, पछतावा। बिल्कुल। हम उस पछतावे के बोझ तले दब जाते हैं, जिससे ढोना बहुत भारी पड़ता है। इसी संदर्भ में ना वीडियो की एक बहुत ही भावुक कहानी मुझे याद आ रही है, जो 2 बहनों के बारे में है। हाँ, वो कहानी इस पूरे सिद्धांत का सबसे मजबूत भावनात्मक पहलू है। उस कहानी में दोनों बहनें बहुत करीब थीं, एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं। लेकिन फिर एक दिन एक पारिवारिक समारोह था जहां बहुत सारे रिश्तेदार मौजूद थे, हाँ, और वहां एक बहन ने किसी संवेदनशील विषय पर एक छोटी सी व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर दी। एक सार्कास्टिक कमेंट। हाँ, और शायद उसे अंदाजा नहीं था कि वो बात दूसरी बहन को कितनी चुभेगी। बिल्कुल नहीं था। और वहां दूसरी बहन ने वो 5 सेकंड का नियम नहीं अपनाया। वो इस कदर भड़की कि उस पूरी भीड़ के सामने उसने अपनी बहन को ऐसी ऐसी बातें कह दी, ऐसे पुराने राज खोल दिए। जो कभी नहीं बोलने चाहिए थे। हाँ, इतने कड़वे शब्द बोले जिन्हें दुनिया की कोई ताकत कभी वापस नहीं ले सकती थी। वो बस सालों के दबे हुए दर्द और गुस्से का एक विनाशकारी विस्फोट था। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो रिश्ता उसी दिन हमेशा के लिए टूट गया। बहुत दुख की बात है। सालों बाद वो बहन जो भड़की थी, अपनी पुरानी तस्वीर देखकर रोती है। लेकिन वो इसलिए नहीं रोती कि उसकी बहन ने उसे उस दिन क्या ताना मारा था। तो वो क्यों रोती है? वो इसलिए रोती है कि उसने उस पल में अपनी प्रतिक्रिया को बेकाबू होने दिया। उसने अपने ही हाथों से अपना सबसे प्यारा रिश्ता खत्म कर लिया। यहीं पर एक बहुत बड़ा जीवन का नियम लागू होता है, जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। और वो है, भावना असली है, लेकिन प्रतिक्रिया एक विकल्प है। भावना असली है, लेकिन प्रतिक्रिया एक विकल्प है। ये वाकई बहुत गहराई वाली बात है। गुस्सा आना, बुरा लगना, अपमानित महसूस करना या जलन होना, ये सब एकदम असली है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये हमारे शरीर के प्राकृतिक सिग्नल्स हैं। हम इन्हें आने से रोक नहीं सकते। लेकिन जब वो सिग्नल आ जाए, तो उसके बाद चिल्लाना है, गालियां देनी है या शांत रह के वहां से चले जाना है, ये पूरी तरह से हमारा चुनाव है। और इसी चुनाव को सही तरीके से समझने के लिए ना, हमें रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच के अंतर को गहराई से समझना होगा। रिएक्शन और रिस्पॉन्स दोनों में क्या फर्क है? देखिए, रिएक्शन एक ज्वालामुखी की तरह है, तेज और विनाशकारी। ये एक ऐसी चीज है जो बिना सोचे समझे सिर्फ पल भर की भावना के दबाव में होती है। और रिस्पॉन्स? जबकि रिस्पॉन्स एक समुद्र की तरह है, गहरा और शांत। ये एक सोची समझी कार्रवाई है, जहां हम स्थिति का आकलन करते हैं और फिर तय करते हैं कि सबसे उचित कदम क्या होना चाहिए। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम रिएक्शन और रिस्पॉन्स को देखें, तो मुझे वो रेस्टोरेंट वाले वेटर की कहानी बहुत सटीक लगती है। वो कहानी तो बहुत ही क्लासिक है ना? तो होता क्या है, एक बहुत ही पॉश रेस्टोरेंट में एक बदतमीज और अमीर ग्राहक आया।
किसी छोटी सी बात पर वो ग्राहक उस वेटर पर सरेआम चिल्लाने लगा। हाँ, उसने पूरी ताकत से वेटर की बेइज्जती की। उसने कहा, क्या तुम बहरे हो, बेवकूफ हो या बस पूरी तरह से आलसी हो? अब सोचिए, पूरे रेस्टोरेंट में अचानक सन्नाटा छा गया। कॉन्टे और चम्मचों की आवाजें रुक गईं। हर कोई बस उस वेटर की तरफ देख रहा था कि अब वो क्या करेगा। ये एक ऐसी स्थिति है जहां ग्राहक उस वेटर को अपना गुस्सा एक उपहार की तरह दे रहा था। उपहार की तरह? मतलब वो उकसा रहा था। वो चाहता था कि वेटर भी भड़के ताकि ग्राहक को उसे नौकरी से निकालवाने का या और ज्यादा नीचा दिखाने का मौका मिल सके। लेकिन उस वेटर ने रिएक्शन नहीं बल्कि रिस्पॉन्स चुना। बिल्कुल। उसने कोई आक्रामक जवाब नहीं दिया। उसने बस एक पल का पॉज लिया, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और पूरी शांति के साथ सम्मानपूर्वक उस ग्राहक की आंखों में देखकर कहा कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और तुरंत उसकी समस्या का समाधान करेगा। कमाल है। उस एक शांत रिस्पॉन्स ने ना पूरे कमरे का गुरुत्वाकर्षण ही बदल दिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेटर ने उस आदमी के उकसावे को अपनी पहचान से जुड़ने ही नहीं दिया। सही कहा। जो ग्राहक कुछ सेकंड पहले खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, वो अचानक अपनी ही बदतमीजी के बोझ तले बहुत छोटा और शर्मिंदा दिखने लगा। और जो वेटर उस सामाजिक ढांचे में कमजोर लग रहा था, वो अपनी भावनात्मक परिपक्वता के कारण उस पूरे कमरे का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। और आपको पता है, बाद में ये भी पता चला कि उस वेटर को उसी रात प्रमोशन मिल गया, क्योंकि मैनेजमेंट ने देखा कि वो दबाव में अपनी भावनाओं पर कितना असाधारण नियंत्रण रख सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन अगर हम इसी घटना को एक दूसरे नजरिए से देखें, जब हम बहुत ज्यादा आक्रामक प्रतिक्रिया देते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं, तो क्या वो सच में उस पल की घटना के लिए होता है? आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? मतलब, क्या उस वेटर को गुस्सा इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने उस अपमान को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया? कई बार हम देखते हैं कि लोग बहुत ही छोटी बातों पर, जैसे ट्रैफिक में किसी ने हॉर्न बजा दिया या किसी ने मैसेज का रिप्लाई 2 घंटे बाद किया, इस कदर भड़क जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया हो। हाँ, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा पहलू है। मैं आपको समझाता हूँ। हमारी हर अति प्रतिक्रिया या ओवर रिएक्शन असल में हमारे वर्तमान की नहीं, बल्कि हमारे अतीत की देन होती है। अतीत की कैसे? वो उन घावों से जुड़ी होती है जो कभी पूरी तरह से भरे ही नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि बचपन में किसी को हमेशा नजरअंदाज किया गया हो, उसके माता पिता ने उसकी बातों को महत्व ना दिया हो। तो उसके अंदर एक दर्द बैठ जाएगा। बिल्कुल, एक बहुत गहरा अनसुलझा दर्द। अब सालों बाद जब उसका कोई दोस्त किसी साधारण वजह से मैसेज का रिप्लाई करने में देर कर देता है, तो वो इंसान सामान्य से कई गुना ज्यादा भड़कता है। ओह, तो असल में वो उस दोस्त के देर से किए गए रिप्लाई पर गुस्सा नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। वो अपने उस पुराने दर्द पर रिएक्ट कर रहा है, जहां उसे बचपन में नजरअंदाज किया गया था। वो दोस्त का मैसेज तो बस एक ट्रिगर है, असली बारूद तो सालों से अंदर इकट्ठा हो रहा था। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और जब तक हम अपने इन पुराने घावों को नहीं समझते और उन्हें स्वीकार नहीं करते, हम ऐसे ही हर उस इंसान पर अपनी शांति लुटाते रहेंगे जो असल में इसके लायक भी नहीं है। हम वर्तमान की लड़ाइयां अपने अतीत के हथियारों से लड़ते रहेंगे। ये तो सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब हम दूसरों के शब्दों से नहीं बल्कि अपने खुद के अनसुलझे इतिहास से लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और अगर हम खुद को इस चक्र से बाहर निकालना चाहते हैं, तो कई बार सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स होता है कुछ भी ना कहना, पूर्ण मौन। मौन, शांति। लेकिन यार, हमारे आज के समाज में मौन को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। दुनिया में हर तरफ इतना शोर है कि मौन को अक्सर कमजोरी या हार मान लिया जाता है। हाँ, लोगों को लगता है कि अगर कोई चुप है तो इसका मतलब है कि वो डर गया है या वो अपनी गलती मान रहा है। बिल्कुल। लेकिन हकीकत में मौन एक रहस्य है, और जहां रहस्य होता है वहां एक अदृश्य ताकत होती है। मौन एक ऐसी ढाल है जिसे सामने वाले का कोई भी आक्रामक शब्द भेद नहीं सकता। जब हम चुप रहते हैं तो हम सामने वाले को उसके ही शब्दों के साथ अकेला छोड़ देते हैं, और अक्सर वे खुद ही अपने बुने हुए जाल में उलझ जाते हैं। इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण उस आदमी की कहानी में देखने को मिलता है जिसे सोशल मीडिया पर झूठे स्क्रीनशॉट और मनगढ़ंत कहानियों के जरिए सरेआम बदनाम किया गया था। हाँ, इंटरनेट की दुनिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण। इंटरनेट पर तो हर कोई जज और ज्यूरी बनने को तैयार रहता है।
पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी कि वो आदमी अब सामने आएगा, अपनी सफाई देगा, लंबी चौड़ी भावुक पोस्ट लिखेगा या लाइव आकर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रोएगा। जो कि ज्यादातर लोग करते भी हैं। लेकिन उसने जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया। उसने पूरी तरह से मौन धारण कर लिया। उसने अपने बचाव में एक शब्द तक नहीं कहा। और शुरुआत में, जैसा कि समाज का नियम है, बहुत से लोगों ने उसे कायर भी कहा होगा। सबने मान लिया कि चुप है, मतलब दाल में कुछ काला है या वही दोषी है। हाँ, बहुत ट्रोल किया गया उसे। लेकिन उसने उस सामाजिक दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। वो जानता था कि कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ खुद पर ही उछलता है। और फिर 6 महीने बाद क्या हुआ? सच्चाई अपने आप अपना रास्ता बनाते हुए सामने आ गए। जिसने झूठ बोला था, जिसने वे झूठे स्क्रीनशॉट बनाए थे, उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। और तब उस आदमी का जो मौन था, जिसे लोग कमजोरी समझ रहे थे, वो उसकी सबसे बड़ी गरिमा, उसकी क्लास और उसकी अजय ताकत बनकर उभरा। बिल्कुल। जब बाकी सब सोशल मीडिया पर शोर मचा रहे थे, तब वो शांति से बिना एक शब्द कहे अपनी लड़ाई जीत रहा था। अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो इस कहानी का मुख्य सबक यह है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। हमारी ऊर्जा, हमारा समय और हमारा मानसिक संतुलन बिल्कुल सोने की तरह कीमती है। हम इसे हर उस इंसान पर खर्च नहीं कर सकते जो हमसे लड़ना चाहता है। ऊर्जा को समझने के लिए ना, हम स्मार्टफोन की बैटरी का एक बहुत ही सटीक उदाहरण ले सकते हैं। बैटरी का? कैसे? देखिए, सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी दिमागी बैटरी 100% होती है। अब मान लीजिए कि हम ऑफिस जाते समय किसी अजनबी से ट्रैफिक में उलझ गए। वहां हमने 15% बैटरी खर्च कर दी। फिर हम ऑफिस में किसी सहकर्मी की पीठ पीछे गॉसिप का हिस्सा बन गए। वहां 20% बैटरी चली गई। फिर सोशल मीडिया पर किसी अनजान इंसान की पोस्ट पर बहस करने लगे और 25% बैटरी वहां उड़ा दी। बाप रे, काफी बैटरी ड्रेन हो गई। हाँ, ये सब हमारे दिमाग में ऐसे बैकग्राउंड एप्स की तरह चलते हैं जो लगातार बैटरी चूसते रहते हैं। जब शाम को हमें कोई सच में बहुत जरूरी काम करना होता है, जैसे अपने भविष्य की योजना बनाना या अपने परिवार के साथ समय बिताना, तो हमारी बैटरी लाल निशान पर होती है। हमारे पास ऊर्जा बचती ही नहीं है। ये तो बहुत ही शानदार उपमा है। एक होनहार कॉलेज छात्रा का किस्सा भी वीडियो में है, जो बिल्कुल इसी बैटरी वाले उदाहरण को हकीकत में बदलता है। अच्छा, उस छात्रा के साथ क्या हुआ था? उस छात्रा पर कॉलेज में किसी ने चीटिंग करने का बिल्कुल झूठा आरोप लगा दिया। वो एक बहुत ही मेधावी छात्रा थी और उसका पूरा ध्यान अपने फाइनल परीक्षाओं पर होना चाहिए था। लेकिन आरोप लगने के बाद उसने अपनी 100% बैटरी खुद को सही साबित करने में लगा दी। अरे, उसने क्या किया ऐसा? उसने हर एक दोस्त को फोन करके अपनी सफाई दी, वो कॉलेज प्रशासन से लड़ी, सोशल मीडिया पर लंबी लंबी पोस्ट लिखी और रातों की नींद खराब करके रोती रही। मतलब अपनी सारी ऊर्जा उसी में झोंक दी। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि उसका अपनी पढ़ाई से ध्यान पूरी तरह हट गया। वो अपनी मुख्य परीक्षाओं में बुरी तरह से फेल हो गई और अपने करियर के लक्ष्यों से भटक गई। ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। सालों बाद जब उसने इस पूरी घटना का विश्लेषण किया, तो उसका जो निष्कर्ष था ना, वो दिल तोड़ने वाला लेकिन आंखें खोलने वाला था। क्या कहा उसने? उसने कहा, मैं उनके कहे गए झूठे शब्दों की वजह से नहीं हारी थी। मैं इसलिए हारी क्योंकि मैंने सारी ऊर्जा उस चीज को ठीक करने में लगा दी जो मेरे भविष्य के लिए मायने ही नहीं रखती थी। कितनी गहरी बात है। गॉसिप में या खुद को सही साबित करने में दी गई ऊर्जा असल में हमारे अपने भविष्य से की गई चोरी है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो बार बार दिमाग में आता है, वो ये कि ये सब जानना एक बात है, लेकिन इसे लागू करना इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल तो है। जब हम लॉजिकली जानते हैं कि शांत रहना हमारे लिए बेहतर है, फिर भी हम लड़ क्यों पड़ते हैं? अपनी ऊर्जा बर्बाद क्यों करते हैं? इसका कारण हमारे भीतर बैठा एक बहुत ही चालाक और अदृश्य दुश्मन है, हमारा अहंकार, हमारा ईगो। ईगो, हाँ, ये तो है। हमें लगता है कि ईगो हमारी रक्षा करता है, लेकिन असल में ईगो हमारी सबसे बड़ी जेल है। ईगो हमेशा सम्मान का भूखा होता है। वो हमेशा सही साबित होना चाहता है। और वो चाहता है कि लोग हमेशा उसकी प्रशंसा करें। बिल्कुल। और जब कोई हमारे मूल्य पर सवाल उठाता है या हमारी आलोचना करता है, तो हमारा ईगो तुरंत चीखने लगता है और कहता है कि इसको अभी जवाब दो, इसे बताओ कि तुम कौन हो, इसे कुचल दो। और यही ईगो हमसे वो गलतियां करवाता है जिनका पछतावा हमें जिंदगी भर होता है। एक व्यक्ति की कहानी इस ईगो के जाल को बहुत अच्छी तरह समझाती है। कौन सी कहानी? उस व्यक्ति ने एक स्टार्टअप कंपनी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसने अपनी सेहत, अपना समय, अपने परिवार के पल,
सब कुछ उस कंपनी को बड़ा बनाने में लगा दिया। बहुत मेहनत की होगी उसने। अलग तरीके से कंपनी से निकाल दिया। ओहो, ये एक ऐसी स्थिति है जहां किसी भी इंसान का ईगो ज्वालामुखी की तरफ फट सकता है। वह व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका होगा और भयंकर गुस्से में होगा। बिल्कुल, वो बदला लेना चाहता था। वो चाहता था कि वो अदालत जाए, मीडिया में जाए, उन लोगों की पोल खोले और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दे। बहुत ही स्वाभाविक रिएक्शन है। लेकिन तभी उसकी दादी ने उसे एक ऐसी सलाह दी जो शायद इस पूरी चर्चा की सबसे कीमती बातों में से एक है। उन्होंने उससे कहा, तुम उन लोगों को गलत साबित करके या उनसे लड़कर ठीक नहीं होगे। तो फिर कैसे ठीक होगा? तुम यह साबित करके ठीक होगे कि उनके घटिया काम तुम्हारे आने वाले भविष्य को नियंत्रित नहीं करेंगे। ये सुनते ही उस व्यक्ति ने अपनी दिशा बदल दी। क्या बात है! उसने अपने ईगो को एक तरफ रख दिया। उसने महसूस किया कि उसका मूल्य उस कंपनी से नहीं जुड़ा है। हाँ, उसने अपनी ऊर्जा को बदला लेने के बजाय एक नया निर्माण करने में लगाया। उसने शांति से अपनी एक नई कंपनी शुरू की और कुछ ही सालों में वो उन लोगों से कहीं ज्यादा सफल और खुशहाल बन गया जिन्होंने उसे धोखा दिया था। उसने शोर मचाकर नहीं बल्कि अपने शांत संकल्प से जीत हासिल की। दुनिया हमेशा उन लोगों का सम्मान करती है जो गहरे से गहरे संकट के समय भी शांत रहते हैं। एकदम सही। एक शांत व्यक्ति बिना एक शब्द कहे, बिना हाथ उठाए भी पूरे कमरे का लीडर बन जाता है। एक ट्रेन की घटना इस बात को इतनी खूबसूरती से दर्शाती है कि इसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो कहानी तो बहुत ही शक्तिशाली है। मैं बताती हूँ। एक भीड़ भरी ट्रेन चल रही थी। तभी एक स्टेशन से एक शराबी, भारी भरकम और बेहद गुस्सैल आदमी डिब्बे में घुस आता है। वो बेतहाशा चिल्ला रहा था, लोगों को भद्दी गालियां दे रहा था और बिना बात के यात्रियों को धक्का दे रहा था। पूरे डिब्बे में खौफ का माहौल बन गया। कोई भी डर जाएगा ऐसे में। लोग या तो अपनी आंखें चुरा रहे थे, छुपने की कोशिश कर रहे थे, या बस अपने फोन निकालकर दूर से वीडियो बनाने लगे। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था। लेकिन उसी डिब्बे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। हाँ, वो अपनी जगह से नहीं हिला। और जब वो शराबी आदमी लड़ने के लिए बिल्कुल उसके सिर पर आ खड़ा हुआ और उस पर चिल्लाने लगा, तो उस बूढ़े आदमी ने ना तो उसे धक्का दिया, ना गाली दी और ना ही अपना बचाव किया। तो उसने क्या किया? उसने बस अपनी शांत और करुणा से भरी आंखों से उस शराबी की आंखों में गहराई से देखा और बेहद शांत आवाज में कहा, आज तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ है, मुझे उस बात का खेद है जिसने तुम्हें आज यहाँ तक पहुंचा दिया। अरे बाप रे! और इसका असर किसी जादू से कम नहीं था। वो शराबी आदमी जो कुछ पल पहले एक हिंसक तूफान बना हुआ था, जो शायद मारपीट करने पर उतारू था, वो अचानक ठिठक गया। उसके कंधे झुक गए और वो वहीं ट्रेन के फर्श पर बैठकर फूट-फूट कर रोने लगा। एक बूढ़े व्यक्ति ने, जिसके पास कोई शारीरिक ताकत नहीं थी, सिर्फ अपनी आंतरिक शांति से, बिना किसी हिंसा के, उस पूरे हिंसक माहौल की ऊर्जा को जड़ से बदल कर रख दिया। ये होती है एक शांत तूफान की असली ताकत। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम मौन रहने, ईगो को छोड़ने और प्रतिक्रिया न देने की बात करते हैं, तो अक्सर लोगों के मन में एक तीखा सवाल उठता है। कैसा सवाल? क्या अहंकार को छोड़ने का मतलब है कि हम लोगों को अपने ऊपर हावी होने दें? क्या हम अपनी बेइज्जती चुपचाप सह लें और कुछ न कहें? क्या बिना लड़े पीछे हट जाना कायरता नहीं है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब स्पष्ट रूप से है नहीं। ये किसी भी तरह से दबना या कायरता नहीं है। तो फिर क्या है? मौन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास आवाज नहीं है। ये असल में ये समझना है कि आपका जो मूल्य है, आपकी जो सेल्फ वर्थ है, वो किसी चौराहे पे होने वाली बहस का मोहताज नहीं है। बहुत सही बात। ईगो को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने ये परिपक्वता हासिल कर ली है कि दुनिया के हर इंसान का आपसे सहमत होना जरूरी नहीं है। हाँ, लोगों को खुश रखना हमारा काम नहीं है। बिल्कुल। लोगों को आपके बारे में गलत सोचने देना, उन्हें उनकी गलतफहमी में खुश रहने देना, ये दुनिया की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता है। क्योंकि तब आप अपने फैसले अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखने के लिए ले रहे होते हैं। क्या बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहराई भरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं, तो सार कुछ ऐसा निकलता है कि हमारी जो तुरंत और तेज प्रतिक्रिया होती है, वो अक्सर हमारे अतीत के किसी अनसुलझे दर्द से आ रही होती है। वो हमारा डर बोल रहा होता है। बिल्कुल। से आता है।
हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हम ये सीख सकें कि उनसे दूर कैसे जाना है। एकदम सही। और मौन रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो एक अभेद्य अदृश्य ढाल है जो हमारी सबसे कीमती संपत्ति, हमारी ऊर्जा की रक्षा करती है। मैं इसमें बस इतना ही जोड़ना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात जो हमें आज सीखनी चाहिए वो ये है कि सच्ची शांति हमें तब नहीं मिलती जब हम पूरी दुनिया से बहस करके ये साबित कर दें कि हम सही हैं। तो कब मिलती है? सच्ची और स्थायी शांति हमें तब मिलती है जब हम खुद को सही साबित करने की उस खोखली जिद को ही हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। बहुत ही खूबसूरत विचार है ये। और आज की इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। हम सबने समझा कि हमारी आक्रामक प्रतिक्रियाएं अक्सर हमारे पुराने घावों का नतीजा होती है। तो क्या होगा अगर कल से हम किसी के द्वारा किए गए अपमान या आलोचना को एक निजी हमले की तरह देखना ही बंद कर दें? ये नजरिया तो पूरी कहानी ही बदल सकता है। जी हाँ। क्या होगा अगर हम उस अपमान को या उस चुभने वाली बात को अपने ही भीतर छिपे किसी पुराने घाव को पहचानने और उसका इलाज करने के एक मुफ्त अवसर की तरह देखने लगे? एक फ्री डायग्नोस्टिक टूल की तरह। बिल्कुल। जो शब्द कल तक हमें कठपुतली की तरह नचाते थे, वही शब्द आज हमें ये बता रहे हैं कि हमारे भीतर कौन सा हिस्सा है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अपमान को एक आईना बना लीजिए, हथियार नहीं। ये सच में एक ऐसा विचार है जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से पूरी तरह अजेय बना सकता है। तो अब समय आ गया है कि हम अपनी डोर वापस अपने हाथ में लें, किसी और को अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल ना सौंपें। ज्ञान और आत्म मंथन की इस शानदार डीप डाइव चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शांत रहिए, सशक्त रहिए और उस अजेय ताकत को महसूस कीजिए जो बाहर नहीं, सिर्फ आपके भीतर मौजूद है। आपसे अगली बार मुलाकात होगी।